आप देख रहे हैं आजाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 21 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, पानी ले लेगा गजा में भूख से तड़प रहे लोगों की जान, यूनिसेफ का खौफनाक अलर्ट। ईरान ने ट्रंप को दी सख्त वार्निंग, कहा इसराइल का साथ दिया तो पूरा रीजन जलेगा। ईरान के सपोर्ट में तुर्क सदर एर्दोगान का अहम ऐलान, नए साइकस पिको नहीं बनने देंगे, मुस्लिम दुनिया से एक होने की अपील। एर्दोगान का बयान बेहद अहम। इसराइल के खिलाफ ईरान की डिप्लोमेटिक जंग तेज, ओआईसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई। और खामेनेई पर हमले की धमकी के खिलाफ सभी मजहबी कम्युनिटीज आई एक साथ, यहूदी भी सुप्रीम लीडर के सपोर्ट में उतरे। चलिए करते हैं शुरुआत शाम की इन बड़ी खबरों की। गजा में रोटी के बाद पानी भी छीन लिया गया है। यूनिसेफ ने एक दर्दनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि गजा में इंसान के पैदा किए सूखे की वजह से अब गजा के बच्चे प्यास से मरने के करीब आ खड़े हुए हैं। भूख से पहले उन्हें प्यास मार डालेगी। गजा में सिर्फ बमों से लोग नहीं मर रहे, अब वहां पानी भी मर चुका है। यूनिसेफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का वो विंग है जो खास तौर से बच्चों की फ्यूचर, उनकी सिक्योरिटी, उनके खाने पीने के बारे में रिपोर्ट्स भी तैयार करता है, काम भी करता है फील्ड पर। यूनिसेफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि गजा एक इंसानी साजिश से पैदा हुए सूखे यानी कि मैन मेड ड्राउट की कगार पर है, और अगर हालात ना बदले तो बच्चे प्यासे मरने लगेंगे, प्यासे। जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिसेफ के स्पोक्सपर्सन जेम्स एल्डर ने यह बताया कि गजा में 40% पानी जो है पीने का पानी, उसके प्लांट काम कर रहे हैं, सिर्फ 40%। बाकी को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। 217 में से सिर्फ 87 वाटर फैसिलिटीज गजा में चालू हैं, बाकी सब उजड़ चुकी हैं। और इंसानी ज़रूरत के मुताबिक पानी की सप्लाई इमरजेंसी स्टैंडर्ड से भी नीचे है। जेम्स एल्डर ने कहा कि गजा का पानी का निज़ाम तबाह हो चुका है, और अगर एड का ब्लॉकेड जारी रहा, यानी कि चारों तरफ से घेराबंदी जारी रही, तो बच्चे सबसे पहले प्यास से जान देने लगेंगे, क्योंकि वो नाजुक होते हैं, वो बहुत सख्त हालात को झेल नहीं सकते। ये कोई टेक्निकल या लॉजिस्टिक्स का इशू नहीं है, ये सियासी नाकेबंदी है। और अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, हिंदी में समझिए, तो ये क्राइसिस एक रात में हल हो सकता है। यूनिसेफ का जो कहना है वो सुनिए कि ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पानी को हथियार बना लिया गया है। बमों से ज़्यादा खतरनाक अब ये प्यास है जो गजा के मासूम बच्चों की सांसें छीन रही है, और दुनिया खामोश है। गजा की बस यही एक खबर आपको देनी थी, और पहले इसलिए दी क्योंकि फिर इसके बाद सब ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई खबरें हैं, कई मुल्क उसमें शामिल हैं। गजा कहीं आपकी याददाश्त से ना निकल जाए। मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मैं आपको याद दिलाता रहूं कि उन्हें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और ईरान के लोगों को भी, वहाँ भी शहादतें जारी हैं। ईरान में क्या हो रहा है हम इसका जिक्र नहीं कर रहे, ईरान क्या कर रहा है उसका जिक्र ज़रूरी है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका इसराइल के साथ शामिल हुआ जंग में, तो अंजाम पूरे रीजन के लिए ख़तरनाक होगा, न सिर्फ इसराइल के लिए। तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने साफ लफ्ज़ों में दुनिया को आगाह कर दिया है कि अगर अमेरिका इसराइल के हमलों में शामिल हुआ, इस जंग को उसने ज्वाइन किया, तो हालात सबके लिए बेहद ख़तरनाक होंगे। ये ओआईसी की मीटिंग बुलाई गई थी और ईरान की तरफ से, और वहाँ सब जमा हुए, तुर्की में थे अराक्ची। आप तुर्की को गाली दे सकते हैं, लेकिन अराक्ची को वहाँ भरोसा है। ओआईसी की 51वीं बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए अब्बास अराक्ची ने कहा कि डिप्लोमेसी पहले भी काम आई थी, अब भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इसराइल की जंग को रोकना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब भी पीसफुल नेगोशिएशंस यानी कि अमन पसंद बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और हम 2015 जैसी बातचीत के लिए आज भी तैयार हैं। भैया बात तो करो। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अराक्ची ने इसराइल पर खुलकर इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल को डिप्लोमेसी से नफरत है, क्योंकि ये उसकी टेबल की चीज़ ही नहीं है। डिप्लोमेसी वो जानता ही नहीं है, वो हर अमन की कोशिश के खिलाफ खड़ा रहता है, ये अराक्ची ने कहा। दोस्तों, इस खबर का लुब्बे लुबाब ये है कि ईरान ने अमेरिका को भी साफ पैगाम दे दिया है कि भतीजे, अगर आपने इसराइल का साथ दिया तो ये लड़ाई सिर्फ एक मुल्क की नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे इलाके को जलाकर राख कर देगी, और जिस इलाके की
हम बात कर रहे हैं, वहाँ तुम्हारे हजारों फौजी भी सांस लेते हैं। सोचो आग लगी तो कितना धुआं उठेगा, दम घोटू धुआं। कई बातें कुछ और बातों के साथ कही जाती हैं। बढ़ते आगे, रजब तैयब एर्दोगान का बयान ज़रूर सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत अच्छी एक जानकारी होगी जो किसी को, सबको नहीं, मैं कहूँगा बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। और ये ईरान के लिए ऐलान है, ईरान के सपोर्ट में है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में नया साइकस पिको नहीं बनने देंगे। ये क्या है, ये आखिर में बताते हैं। तुर्की के सर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में हुई ओआईसी मीटिंग में इसराइल और उसके मगरबी सपोर्टर्स को सख्त पैगाम देते हुए ये कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में खून से लकीरें खींचकर साइकस पिको ऑर्डर बनने नहीं देंगे, एक नया साइकस पिको ऑर्डर। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो पूरी मुस्लिम दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए उसके खिलाफ एक नई साजिश है, जिसका मकसद है इलाकों को बांटना, तोड़ना और कमज़ोर कर देना। एर्दोगान ने गजा की हालत को नाजी कैंप्स से भी बदतर बताया और कहा कि पिछले 21 महीने से हमारे गजा के भाई बहन सांस लेने के लिए जूझ रहे हैं। एर्दोगान यहीं नहीं रुके, आगे बढ़े। उन्होंने ईरानी आवाम की हिम्मत और मजबूती की तारीफ की मुंह भरकर और कहा कि हमें पूरा यकीन है कि ईरानी आवाम अपनी यूनिटी और मजबूत हुकूमती तजुर्बे से इन मुश्किल दिनों को भी पीछे छोड़ देगी। एर्दोगान का ये बयान इसराइल की जंग के बीच मुस्लिम उम्मा को एक नई ताजगी और इत्तेहाद की आवाज़ देता है और साथ ही साफ कर देता है कि इस बार मिडिल ईस्ट को किसी नए बंटवारे का शिकार नहीं बनने देगा। अब आपकी नॉलेज के लिए एक ज़रूरी चीज़ बताए देता हूं दोस्तों, साइकस पिको जिसका एर्दोगान ने जिक्र किया वो क्या है। साइकस पिको एग्रीमेंट एक खुफिया समझौता था जो 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किया गया था। इसका मकसद था पहले से ही तय करना कि अगर खिलाफत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर टूटेगा तो मिडिल ईस्ट का कौन सा हिस्सा किसके कब्जे में जाएगा। इस डील में रूस और इटली की भी मर्जी शामिल थी। आसान जुबान में कहें तो साइकस पिको वो नक्शा था जो यूरोपियन ताकतों ने मिडिल ईस्ट को आपस में बांटने के लिए बनाया था, वो भी बिना वहां के लोगों से पूछे, बिना उनकी मर्जी के। इस समझौते के नतीजे में तब सीरिया, इराक, फलस्तीन, जॉर्डन वगैरह की सरहदें बनाई गई थीं और अंग्रेज और फ्रांसीसी इन इलाकों में अपने अपने कब्जे और असर कायम करने लगे थे। इस आज की जुबान में अगर कहें तो जब एर्दोगान कहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट में नया साइकस पिको नहीं बनने देंगे, तो वो इसराइल, अमेरिका और उनके साथियों को ये कह रहे हैं कि अब हम अपने इलाके को दोबारा तुम्हारे नक्शों, साजिशों से नहीं बंटने देंगे। अब मिडिल ईस्ट जाग चुका है। ये जुमला हिस्ट्री के सबसे बड़े धोखे की तरफ इशारा करता है और आज भी मिडिल ईस्ट की सियासत में इसकी गूंज सुनाई देती है। ये प्लान ना होता तो बहुत कुछ होता। बात ईरान की डिप्लोमेसी की जो इस वक्त एक्शन में है। इसराइली हमलों को रोकने के लिए ओआईसी में एक बड़ी पहल ईरान ने की है। ईरान ने अब मैदान जंग के साथ साथ डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी कमर कस ली है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचे हैं, जहां ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 51वें सेशन में हिस्सा उन्होंने लिया। अरागची ने बताया कि ईरान की दरख्वास्त पर ओआईसी ने एक हद से बाहर होती इसराइली जंग पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग रखने की मंजूरी दी है। अरागची ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग से इसराइली जुल्म के खिलाफ एक मजबूत और साफ बयान सामने आएगा। वो इस मौके पर ओआईसी के तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी जनरल्स और तुर्की के सदर से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे, ताकि ईरान का ये पैगाम साफ तौर पर दुनिया तक पहुंचा दिया जाए कि हम अपने दिफा के हक़ के साथ खड़े हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के हक़ के साथ खड़े हैं और ये जंग हमारे वजूद पर हमला है। दोस्तों, ओआईसी की ये अहम बैठक उस वक्त हो रही है जब 13 जून के बाद से इसराइल के हमलों में दर्जनों ईरानी मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आम शहरी मारे जा चुके हैं। इस इवेंट में करीब 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं और इस बार ये रिकॉर्ड लेवल की हाई लेवल मौजूदगी बताती है कि इस बार मसला सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की इज्जत का है। ईरान ने इस मीटिंग के लिए ओआईसी से अपील की थी बाकायदा, और अच्छी बात यह है कि अरब ममालिक के इस ग्रुप ने ईरान के हालात के लिए संजीदगी दिखाते हुए फ़ौरन मीटिंग बुला भी ली। हकीकत यह है कि उन्हें भी डर है। जो आग
मिसाइल और बाकी हथियारों के तौर पर मजबूत ईरान के दरवाजे तक पहुंच गई। जो सनक, जो पागलपन ईरान के ऊपर बम बरसा रहा है, वो अरब ममालिक को छोड़ देगा, ये कैसे मुमकिन है? वो कुछ भी कर सकता है और पीछे खड़ा हुआ एक बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहेगा बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, तुम अच्छा कर रहे हो, लगे रहो, तुम्हें तो रोकना मुश्किल है। बढ़ते हैं आगे सर। ईरान में मजहबी बिरादरियों की एक ही आवाज़ गूंजी है, एक साथ गूंजी है कि खामनेई पर हमले की धमकियों की हम कड़ी मजम्मत करते हैं और ये बर्दाश्त ना किया जाएगा। यहूदी भी खामनेई के सपोर्ट में उतर आए हैं। अमेरिका और इसराइल के लीडर्स की तरफ से आए हालिया बयानों ने ईरान ही नहीं पूरी दुनिया की मजहबी बिरादरियों को झकझोर कर रख दिया है। और अब ईरान की ईसाई, यहूदी, जरथोस्ती और मंडाइन कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स ने खुलकर ऐलान किया है कि आयतुल्लाह खामेनेई पर हमला सिर्फ एक सियासी लीडर पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के जज्बे पर हमला माना जाएगा। आज 21 जून को जारी हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की धमकियों को सिरे से खारिज किया गया इन कम्युनिटीज़ की तरफ से, और इसे दुनिया भर के ईमानदार लोगों की रूहानी इज्जत पर हमला करार दिया गया। इस बयान में जो लिखा गया वो सुनिए। लिखा गया कि इलाही रहनुमा और मजहबी उलेमा खुद पर यकीन रखने वाले लोगों की पहचान का आईना होते हैं और उन पर हमला लाखों करोड़ों लोगों के ईमान और जज्बात पर सीधा हमला होगा। इसराइल और अमेरिका शायद भूल रहे हैं कि ईरान सिर्फ एक शिया मुल्क नहीं है बल्कि अकीदों और तहजीबों की एक इत्तेहाद परस्त मिसाल है, जहां हर मजहब, हर बिरादरी खामेनेई को अपना रहनुमा मानती है और उन पर उठी हर उंगली को पूरी उम्मत पर हमला समझती है। तो हेडलाइंस शो में कुछ ये बड़ी खबरें थीं जो हेडलाइंस बनी, जिनकी खबर मैंने ब्रीफ में आप तक पहुंचा दी। बहुत सी खबरें हैं दुनिया में जो आप तक नहीं पहुंचा पाया होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लंबा वीडियो कर दो तो भी आप लोग देख नहीं पाते। तो कट टू कट सारी अहम खबरें लेकर आप तक पहुंचा देते हैं। हमेशा रॉकेट गिरा, ड्रोन, जो मैं दिखा भी देता हूं अलग से, ये खबर नहीं होती। खबर वो होती जो इसके पीछे चल रही है। वो ये थी जो आईसी में हो रही है, वो थी जो एर्दोगान ने कहा है, वो खबर थी जो अरागची कर रहे हैं। अमेरिका से भी कुछ सीरियस खबरें हैं सर, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो सलामत रहिए, खुश रहिए।